हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस का पार्ट नंबर 1। होमवर्क आपको भिजवा दिया गया था टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। हर बार की तरह आपको भिजवा दिया जाएगा उसी के ऊपर। तो अगर आपने उसमें नहीं किया है तो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर रेजोनेंस के पार्ट नंबर 1 के साथ। रेजोनेंस जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसी में मैक्सिमम लोग फंसते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक रहता है अगर आप बिल्कुल लॉजिकल तरीके से जाओ, बिकॉज इसमें कोई फॉर्मूला कोई थ्योरी काम नहीं करती। तो पूरा का पूरा आपका दिमाग है, जैसे मेंटल एबिलिटी होता था ना एनटीएससी के टाइम पे, सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे रेजोनेंस के बेसिक्स, सब कुछ सीखेंगे। एंड फिर रेजोनेंस पार्ट 2 में जाके हम स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी कंपैरिजन से भी। अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस पार्ट 1 के बारे में, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं कि रेजोनेंस पहले आया कहाँ से। तो साइंटिस्ट ने कुछ मॉलिक्यूल्स देखे रियल लाइफ के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ही पूछना चाहूँ, अगर मैं एक कार्बोनेट आयन लेता हूँ, दिस इज द कार्बोनेट आयन। अगर मैं बोलता हूँ कि इस वाले बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास कुछ x है, एंड इस वाले की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमने बोला कुछ y है। तो अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपके हिसाब से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए था? हमारे हिसाब से y शुड बी ग्रेटर देन x, अगर हम लोगों को रेजोनेंस नहीं आता। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक चीज समझो यार, जब भी कोई चीज थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, जब तक वो मैच ना करें तो वो उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। समझ आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग मानते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर जाके टाइम ट्रैवल हो सकता है या पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं पेनरोज डायग्राम के द्वारा एक्सेट्रा। लेकिन जब कोई असली में अंदर जाए, तब अगर वो प्रूव हो जाए कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, तब जाके थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मैच करेगा, वरना वो बस थ्योरी की थ्योरी रह जाएगी। तो थ्योरेटिकली हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये होना चाहिए, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आप देख सकते हो इसको। वो जेई के सिलेबस में नहीं है, आईएनसीएचओ में आप लोग पढ़ते हो उसके बारे में, क्लेडन में आपको मिल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि y इज इक्वल टू एक्स आया। कौन सा सही होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है एक्सपेरिमेंटल डाटा सही होगा, थ्योरेटिकल गलत होगा। बिकॉज थ्योरी में तो आप टाइम को भी नेगेटिव लेके जा सकते हो, है ना, ग्राफ के अंदर, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर। सिमिलरली उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए, बिकॉज सिर्फ एक से प्रूफ थोड़ी होता है। तो उन्होंने मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया, दैट वाज बेंजीन, आपको पता ही है। तो बेंजीन में अगर मैं मानता हूं कि इस वाले की जो बॉन्ड लेंथ है वो कुछ ए है, एंड इस वाले की जो बॉन्ड लेंथ है वो कुछ बी है, तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करते, हमें रेजोनेंस नहीं आता, तो हम लोग ये मानते कि भाई साहब कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए थ्योरेटिकली। और एक्सपेरिमेंटली क्या हमने देखा? एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा कि ए इज इक्वल टू बी आ गया। समझ आ रहा है? तो इसी प्रकार से वंस अगेन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच नहीं हो रहा था। तो फिर साइंटिस्ट को समझ आ गया, क्या समझ आया? कि भाई कुछ तो गड़बड़ है जिसके द्वारा एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल डाटा मैच नहीं कर रहा है। तो फिर वहीं पे हमारे पास नया फिनोमिना आया जिसका नाम है रेजोनेंस। समझ आ रहा है? तो जब थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच नहीं किया, उसको मैच करवाने के लिए, ताकि एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल डाटा सेम हो जाए, साइंटिस्ट ने एक नया फिनोमिना बनाया जिसका नाम है रेजोनेंस, ठीक है। तो पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब रेजोनेंस की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। देखो हम सीक्वेंशियली पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा इसमें एक्चुअली, बिकॉज हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, ताकि हर चीज, छोटी से छोटी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग जो पहले से पढ़ के आए हों उनको मैं एक चीज बता देता हूँ। आपने बेंजीन का देखा होगा भाई कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है। ये तो पढ़ा ही होगा ना सभी ने, ये गलत है ठीक है, ये एक्चुअली गलत है, ठीक है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा उनको बता रहा हूं, तो एंड तक होल्ड करिए, ये गलत है। ये एक्चुअली
बेंजीन के हाइब्रिड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा हैं, उनका एक बेटा बेटी है, तो पापा का बेटा बेटी है, लेकिन क्या ये एक दूसरे के बेटा बेटी है? नहीं ना। तो कितनी बारीक सी चीज है जो आपको गलत पढ़ाई गई होगी अगर आप पहले पढ़ के आ रहे हो। इसलिए बोल रहा हूं बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह आया कीजिए हमारे लेक्चर्स के अंदर। इन्हीं लेक्चर्स को पढ़ के लोग INCHO फोड़ के आते हैं। पिछले साल ही 6 बंदों ने फोड़ा था हमारे साथ, ठीक है, NSEC IOQC। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ब्लैंक स्लेट की तरह आइए। ओके, ये तो हो गया रफ वर्क में। अब मुद्दे पे आते हैं। तो मैं आपको एक जगह डेफिनेशन लिखवाना चाह रहा हूँ ताकि एक जगह थ्योरी हो जाए, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं लॉजिकली समझने के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले डेफिनेशन नंबर 1। व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले पेज पे देखे ना ये मॉलिक्यूल्स, तो इनकी प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वही लिखवा रहा हूं मैं आपको। When all properties of a molecule cannot be explained by a single structure, cannot be explained by a single structure, स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगाइए, फिर लिखिए बेसिकली द साइंटिस्ट्स मतलब जो मैंने आपको पिछले पेज पे लॉजिकली बताया ना, वही मैं थ्योरेटिकली आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वही है, ठीक है, लेकिन लिखवाना पड़ता है ना, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, थ्योरी भी चाहिए। द साइंटिस्ट्स ऑब्जर्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड, the scientists observed and explained the experimental results and theoretical results. The scientists observed and explained the experimental results and the theoretical results by two or more representation of the same molecule, then that phenomenon is known as resonance। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस लिख के रखो, ठीक है, सब बताऊंगा मैं, A to Z बताऊंगा, चिंता मत करिए। अभी बस खेल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी थ्योरी ही चल रही है, अभी तक हम क्वेश्चंस पे नहीं आए, तो बस इसको लिख लो एक जगह, बिकॉज ताकि थ्योरी हो जाए एक जगह, बस इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ लॉजिकली समझो, अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको समझ आ रहा है कि किसी चीज़ के दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स या रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। अब एक चीज समझो, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई स्ट्रक्चर लिया, सडनली चेंज होके वो कुछ और बन गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये बनाया क्यों गया? ये इसलिए बनाया गया, जैसे मैंने आपको पिछले पेज पे बताया, कि जो बॉन्ड पैरामीटर्स है वो मैच नहीं हो रहे थे, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो हमने थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी बना दी, इसीलिए जो रेजोनेंस होता है, लिख लीजिए इसके अंदर, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। रेजोनेंस is a hypothetical phenomenon। ये तो अब ऑब्वियस सी बात है, इस पेज के बाद डाउट आ ही रहा होगा,
पहले लिख लीजिए इसको, मैं साइड हो जाता हूँ पॉज करके। हाँ, ऑब्वियसली इस पेज में डाउट आ ही रहा होगा कि भाई हाइपोथेटिकल है तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि जीओसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। वो सब आपको टाइम के साथ पता चलेगा। ठीक है, पहले हम सीखेंगे कि रेजोनेंस होता कहाँ पे है, फिर हम सीखेंगे कैसे होता है, फिर हम देखेंगे क्यों होता है। बिकॉज जब हम कैसे पे पहुंचेंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली क्यों का भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम सीखना चाहेंगे कि रेजोनेंस होता कहां पे है। तो लिख लीजिए, रेजोनेंस अकर्स इन, देखिए, रेजोनेंस अकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। रेजोनेंस अकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस, इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, तो अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। लिटरली एक ही कंडीशन है, दैट इज कॉन्जुगेशन। तभी आपने सुना भी होगा कि रेजोनेंस को कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है। तो रेजोनेंस की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, एंड दैट इज कॉन्जुगेशन, एंड दैट इज कॉन्जुगेशन। अच्छा, अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है। कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ हम देखने वाले हैं, फिर मैं आपको उसका मतलब अगले पेज पे बताता हूँ। तो कॉन्जुगेशन हम लोग देखने वाले हैं चार्ज्ड स्पीशीज के अंदर। कॉन्जुगेशन हम लोग देखने वाले हैं चार्ज्ड स्पीशीज के अंदर। अच्छा, चार्ज स्पीशीज मतलब क्या होता है? प्लस एंड माइनस और क्या ही होता है। कॉन्जुगेशन हम लोग देखने वाले हैं फ्री रेडिकल के अंदर। कॉन्जुगेशन हम लोग देखने वाले हैं फ्री रेडिकल के अंदर। अच्छा, कुछ लोग को रेडिकल पता नहीं होगा क्या होता है, उनको भी दिखा देता हूं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सुना ही होगा ये। फॉर एग्जाम्पल, ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, लेट मी से दो एनर्जी लेवल्स, उन दोनों के बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस होगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, अगर मैं इसी पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाला भेजूं एनर्जी प्रोवाइड करवा के, तो क्या हो जाएगा? एक ऊपर चला जाएगा, तो एक ऊपर चला गया, एक। तो बस इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं फ्री रेडिकल, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं फ्री रेडिकल, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, एंड हम देखेंगे इसको न्यूट्रल स्पीशीज में भी। न्यूट्रल, समझ आ रहा है? तो चार स्पीशीज में देखेंगे, क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में देखेंगे, रेडिकल में, साथ में न्यूट्रल स्पीशीज। अच्छा, न्यूट्रल बोलने का मतलब क्या है? न्यूट्रल बोलने का मतलब है पाई बॉन्ड, एंड साथ में आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं? बिकॉज अभी आपको टाइम के साथ देखेगा जब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वैसे आपको पता ही है कि सिग्मा एंड पाई में पाई वीकर होता है। ठीक है, इसलिए उसको तोड़ना आसान रहता है। ठीक है, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे भी आपको बताया था। तो न्यूट्रल स्पीशीज में हम पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए करके। ओके, अब सबसे पहले कॉन्जुगेशन का हमें मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज कॉन्जुगेशन नया टर्म है, कॉन्जुगेशन नया टर्म है। तो कॉन्जुगेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है, पहली बात, तीन प्रकार के, मैं एल्कीन का एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। तीन प्रकार के हमारे पास एल्कीन होते हैं। एक होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है क्यूमुलेटेड, एक होता है आइसोलेटेड। तो तीन प्रकार के हमारे पास एल्कीन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले क्यूमुलेटेड बताता हूं। क्यूमुलेटेड कहां पे काम आता है? ये आता है आइसोमेरिज्म के टाइम पे हमारे काम पे। क्यूमुलेटेड नाम से समझ आना, क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेट, अक्यूमुलेट कर देना।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स जो हैं वो लगातार हैं। जैसे ये देखिए, लगातार डबल बॉन्ड्स, लगातार, समझ रहे हैं, लगातार, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटेड बेसिकली मींस कि ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट पोजीशन। कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है ऑल्टरनेट इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के अगला। देखिए भाई ध्यान से, क्या आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं? आया समझ? तो देख सकते हो, पाई, एक छोड़ के अगला पाई, एक छोड़ के अगला पाई, बस इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड बोलने का मतलब ही है इंग्लिश लैंग्वेज में ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब क्या? ऑल्टरनेट पोजीशंस पे प्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं आइसोलेटेड की, ये आता है आइसोमेरिज्म में काम, ये आता है जीओसी में काम, ये कहीं पे भी काम करनी है, ठीक है। तो आइसोलेटेड मतलब क्या है? आइसोलेटेड मतलब क्या? देखो, मतलब वो आइसोलेट है और कुछ भी नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ये आइसोलेटेड एल्कीन है, आइसोलेटेड डाइन है, बिकॉज ना ही ऑल्टरनेट है ना ही दनादन लगातार है। वेरी सिंपल। तो आइसोलेटेड का मतलब ही है जो अकेला है, आइसोलेट हो गया है, आइसोलेटेड है ये। समझ आ गया? तो लिख लीजिए इसको पॉज करके। ओके नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर में हमें मतलब है कॉन्जुगेटेड से। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कॉन्जुगेटेड। तो नंबर 1 आप हेडिंग डाल लीजिए, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। टोटल 5 केस हम लोग देख सकते हैं ना, पी एंड सी लगा के। तो सबसे पहले मैं लेना चाह रहा हूं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, जो सबसे बेसिक होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल बी इन द ऑल्टरनेट पोजीशन, मतलब पाई एंड पाई हो जाएंगे ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट। बहुत सिंपल है ना? देखो कितना सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। तो देखिए, एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 आज का रहेगा हमारा। फॉर एग्जांपल मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ध्यान से देख लीजिए, एक मॉलिक्यूल लिया, क्या ये पाई पाई कॉन्जुगेटेड है? यस बिल्कुल है। देखिए, पाई, एक छोड़ के अगला पाई, एक छोड़ के अगला पाई, एक छोड़ के अगला पाई, बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। कितने सिस्टम में प्रेजेंट हो रही है? अच्छा, आज भी आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, वो कर लेना। पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो रही है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के अंदर। फॉर एग्जांपल भाई साहब, आपको दिया गया है बेंजीन, द वेरी पॉपुलर, साथ में दिया गया है CH2 CH3। अब कहां पे पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? ध्यान से देखिए, पाई मेरे भाई, एक छोड़ के अगला पाई, एक छोड़ के अगला पाई। तो कॉन्जुगेशन, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है, दोनों में है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में है, मतलब इतने में ही है ना बस। तो क्या इतने में रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल नंबर C। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैंने पूछा क्या यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। देखिए, पाई, एक छोड़ के अगला पाई, एक छोड़ के अगला पाई, ऑल्टरनेट। लेकिन क्या पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन है? नहीं, बस इतने में है। तो इसलिए आपके पास ये बन के आ जाएगा पाई पाई कॉन्जुगेशन। समझ आ रहा है? अभी हम बस इतना देख रहे हैं कि कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। अभी हम सीख रहे हैं भाई साहब कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पाई पाई का एग्जांपल दे दिया, पॉज करके लिख लीजिए। ओके नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा पाई पाई, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारे पास है पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर
कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। तो अब आपको नाम से समझ आ रहा है ना, ठीक है, क्या समझ आ रहा है कि जो पाई एंड लोन पेयर होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे पास ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। जो हमारे पास पाई एंड लोन पेयर है वो होना चाहिए ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 था आज का। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाई एंड लोन पेयर ऑल्टरनेट कैसे हैं? देखिए, पाई एक छोड़ के अगला लोन पेयर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, कैसे बनाने स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आएंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या यहाँ पे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन जो कॉन्जुगेशन होगा वो सिर्फ इतने सिस्टम में होगा, राइट हैंड साइड पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहां पे आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है। ऊपर वाले में पूरा हो जाएगा। अच्छा, ऑब्वियसली कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आ भी रहा होगा, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या हमें सिर्फ क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड देखने का है, या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C NH CH डबल बॉन्ड CH2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, पूरे सिस्टम में आपके पास कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो रहा है। समझ आ गया कैसे किया गया है? ये लिख लीजिए इसको पॉज करके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रकार की कॉन्जुगेशन है वो हमारे पास है पाई बॉन्ड, और क्या हमने देखा, चार स्पीशीज। तो पाई बॉन्ड चार्ज्ड स्पीशीज कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड चार्ज स्पीशीज कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली जो पाई एंड प्लस या पाई एंड माइनस वो सब हो जाएंगे ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर। बस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो ऑर्गेनिक बहुत सिंपल है अगर लॉजिकली समझो तो। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं 2-3। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया है, ध्यान से देखना है इसको। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड टू एंड प्लस। क्या यहाँ पे पाई एंड चार स्पीशीज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? बिल्कुल है। देखिए बिल्कुल है। देखो कैसे, पाई एक छोड़ के अगला प्लस चार्ज, यहाँ पे भी सेम। अब मैं बोलूं मार्क करिए उस सिस्टम को जिसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो पूरे सिस्टम में प्रेजेंट है। समझ आ रहे हैं? कंप्लीट सिस्टम हमारे पास कॉन्जुगेशन है। कैसे? इधर पाई प्लस है एंड इधर वाले में हमारे पास पाई पाई कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट हो रही है। समझ आ रहा है कैसे खेला जा रहा है? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नंबर H देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ये मॉलिक्यूल, एक माइनस चार्ज का भी एग्जाम्पल करवा देता हूं। ये क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड चार्ज स्पीशीज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। ये तो बहुत आसान है। बल्कि कैसे, यहाँ पे देख सकते हो पाई एक छोड़ के अगला नेगेटिव चार्ज एंड पीछे की तरफ पाई 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 कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में हमारे पास पाई एंड माइनस चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, सिंपल। पॉज करके लिख लीजिए। नंबर D जो हमारे पास लास्ट बनता है, कौन सा बच रहा है? एक ही तो बच रहा है, दैट इज पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल या अनचार्ज स्पीशीज फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। रेडिकल का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन होता है और कुछ भी नहीं।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि पाई एंड रेडिकल जो होगा वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, नंबर आई, इसमें मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ बिकॉज अब तो समझ आई गया सभी को। फॉर एग्जांपल हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया है, दिस मॉलिक्यूल हैज बीन गिवन टू यू। क्या यहाँ पे पाई एंड रेडिकल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास पाई एंड रेडिकल कॉन्जुगेशन है, वेयर एज यहाँ पे पाई एंड माइनस कॉन्जुगेशन। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि हाईलाइट करिए सिस्टम को जहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तो वो मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखा दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? बहुत सिंपल है ये सब। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पॉज करके। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, वैसे मैंने आपको थ्योरी भी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही करा दी है। ठीक है, आइए लीजिए नंबर जे आज के लिए, ट्राई करना है इसको ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ये दिया गया है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हाईलाइट करिए उन एरियाज को जहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, एंड यू कैन ऑल्सो एज अ बिगनर अगर आप हो तो डिसाइड करिए कि किस प्रकार की कॉन्जुगेशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, वो भी आप लिख लेना। वेरी फेमस मॉलिक्यूल, एरोमेटिक के टाइम पे हम देखेंगे इसको, पाइरोल पर एल। अच्छा पहले नंबर जे को तो पढ़ लेते हैं। नंबर जे में हमारे पास पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन नहीं है। ध्यान से देखिए, रेडिकल अगला है सिग्मा, अगला है सिग्मा, फिर है पाई। तो इतने में हमारे पास बस पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो रही है। तो क्या कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है, लेकिन क्या पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन है? वो नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब रेजोनेंस जरूर पॉसिबल हो पाएगा। नंबर के तो आसान है ना भाई, नंबर के पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो रही होगी। और ऐसा क्यों है? बिकॉज पाई लोन पेयर, इस तरफ पाई लोन पेयर एंड इधर पाई पाई कॉन्जुगेशन आपके पास प्रेजेंट हो रही है, और कुछ भी नहीं। अच्छा नंबर एल देख लीजिए। नंबर एल फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है ये, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? कॉन्जुगेशन बिल्कुल प्रेजेंट है। किस किस प्रकार की है? पाई लोन पेयर एंड पाई पाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर हो गया है, इसको लिख लीजिए पॉज करके। आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कहां पे रेजोनेंस हो सकता है, कहां पे रेजोनेंस हो सकता है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, अब हम सीखेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है, लाइक कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स को बनाएं, एंड उसमें भी बहुत सारे तरीके हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए फिर, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है अब, दैट इज रूल्स फॉर ड्राइंग। ये सिर्फ नाम के रूल्स हैं, एक्चुअली सब के सब इनऑर्गेनिक से आए हैं, अभी आपको पता चलेगा। रूल्स फॉर ड्राइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर ड्राइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नंबर 1 लिख लीजिए इसके अंदर, बहुत सिंपल। ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर, each resonance structure must be a valid structure. Each resonance structure must be a valid structure. अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनऑर्गेनिक के हिसाब से वो वैलिड होना चाहिए। एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अभी चिंता मत करिए, पहले लिख लीजिए। इट मीन्स that we can, it means that we can never violate, it means that we can never violate, never violate, violate the maximum, the maximum valency, the maximum valency
of an element except the variable ones, except the variable valencies elements, that we can never violate the maximum valency of an element except the variable valencies element. अच्छा, वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा ना, हाइपरवेलेंट, हाइपोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग में, वही जैसे सल्फर हाइपरवेलेंट होता है, ठीक है, तो वहां पे इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज घर में इतनी जगह है कि जो आ रहा है आने दो। एग्जाम्पल देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, लिखो मत, पहले समझ लो इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल दिया है, दैट इज CH3H प्लस OCH3, और हमसे पूछा गया कि क्या ये मॉलिक्यूल एक वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये पूछा। सोचिए, तब तक मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आपको समझ आएगा। ओके, इसको समझते हैं। तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज किसी की भी वैलेंसी इनऑर्गेनिक के केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से गलत नहीं है। सिंपल, राइट? अब इसको देखते हैं, क्या ये वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा? ये भी वैलिड है। ये कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है तो वो अनस्टेबल होना चाहिए। नहीं है मेरे भाई अनस्टेबल, ध्यान से देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन पे देखो 2 4 6 8, ये स्टेबल है, एग्जिस्ट कर सकता, बिकॉज कोई भी वायलेट नहीं हो रहा है इनऑर्गेनिक का रूल। जैसे फॉर एग्जांपल, अब डाउट आ ही रहा होगा कि कैसे वायलेट हो सकता है इनऑर्गेनिक का रूल। वो सब आपने इनऑर्गेनिक की इवन एनसीईआरटीज में देखा होगा, मतलब कुछ हाई फाई चीज नहीं है ये, ठीक है। एन 3, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया, तो अब आपको समझ आ रहा है कि ये इनवैलिड स्ट्रक्चर है इनऑर्गेनिक के हिसाब से। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन के देखिए ना, 2 4, यहाँ पे 3 तो 6, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। क्या नाइट्रोजन अपने ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम 8 पे ही रुक जाएगा वो, इसलिए ये हो जाएगा इनवैलिड स्ट्रक्चर। तो बस यही मतलब है कि वैलिड स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मतलब जैसे इनऑर्गेनिक में जिस चीज़ को वैलिड माना जाता है वही एग्जिस्ट कर पाएगा ऑर्गेनिक में। कॉमन सेंस है ये, लिख लीजिए इसको पॉज करके। सेकंड रूल के ऊपर आते हैं, ठीक है, सब के सब कॉमन सेंस वाले रूल्स हैं भाई, कुछ भी नहीं है, नाम के रूल्स हैं। सेकंड रूल पे आइए, लिखिए, ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देखिए भाई साहब, ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर should have, should मतलब must, ठीक है, each resonance structure must have the same charge, each resonance structure must have the same charges। ये कहां से आया भाई साहब? बचपन से पढ़ रहे हो ना आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, बस वही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आइए तो इसको एग्जाम्पल भी देख लेते हैं समझाने के लिए, वैसे तो समझ आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 स्ट्रक्चर बना के दिए, अभी ये मत समझिए कि कैसे आए, वो अभी आपको बता दी जाएगा आज के लेक्चर में। मैंने बस बना के दिया कि एक ये है एंड एक ये है, बस इस रूल के लिए सिखाने के लिए। क्या ये वैलिड स्ट्रक्चर्स होंगे या नहीं होंगे? सोचिए, बिल्कुल वैलिड स्ट्रक्चर्स बन के आ जाएंगे। और ये कैसे डिसाइड हुआ? देखिए, यहां पे जो नेट चार्ज है वो है 0,
यहाँ पे भी तो मेरे भाई नेट चार्ज है ना 0। ठीक है, ऐसे मत देखिए कि यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, नेट चार्ज सेम रहना चाहिए, वही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपके पास बोलता है, और कुछ भी नहीं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, अभी के लिए सिंपल एग्जांपल, एंड एक कंफ्यूजन भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपकी दूर कर दूंगा जो बाद में लोगों को आती भी है। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने ये पूछा क्या ये इस रूल के हिसाब से वैलिड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो है -1, एंड यहाँ पे भी जो नेट चार्ज है वो है -1। तो वैलिड स्ट्रक्चर्स हैं। अब कुछ लोग का डाउट आता है कि दोनों तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है, या IUPAC नहीं है। ये ध्यान से देखिए, ये अगर मैं A मानूं, ये B मानूं, ये C मानूं, तो यहां पे आपके पास A के ऊपर नेगेटिव आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां पे C पे नेगेटिव था, यहां पे A पे नेगेटिव था, तो ये आइडेंटिकल नहीं है जो दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने आपके पास बनाए हैं। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया। बेसिकली कुछ भी नहीं है, फिजिक्स का बस एक्सटेंशन है कि ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव द नेट चार्ज टू बी द सेम। कॉमन सेंस है ना, चार्ज सेम नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात, इतना बड़ा यूनिवर्सल लॉ हम वहां पे कर देंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जैसे होता है वो भी इनवैलिड हो सकता है, आपको पता ही है न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइम पे, वो आप अपने फिजिक्स के टीचर से बात करिए। ओके, थर्ड पॉइंट के ऊपर आइए। थर्ड पॉइंट के ऊपर देखिए, each resonance structure must have each resonance structure must have the same number of the unpaired electrons. Each resonance structure must have the same number of, इसमें मैं फंसाता हूं बच्चों को, ध्यान से देखना। Each resonance structure must have the same number of the unpaired electrons. The unpaired electrons, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर O ही ले लूं यहां पे समझाने के लिए, तो ध्यान से देखिए और समझिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, सभी पेयर में ना, देखिए 2 2 कोवेलेंट बॉन्ड, बचपन की यादें। अच्छा, यहां पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी 0 है। समझ आ रहा है? प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब 0। ठीक है, 2 2 2 हाइड्रोजन वाले सब 2 2 पे बैठे हैं, एंड माइनस भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास है 0। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 एंड 0। पिछले पेज पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी सब पेयर्ड है, पेयर्ड 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 पेयर्ड, यहाँ पे भी सब पेयर्ड है, लिटरली लोन पेयर है वो। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितना इनिशियल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही हमारे पास फाइनल होना चाहिए। मैं क्वेश्चन ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अभी ये मत सोचिए कैसे बना रहा हूं मैं वो स्ट्रक्चर, अभी बस वैलिडिटी कंपेयर करिए कि क्या वो वैलिड होना चाहिए या इनवैलिड होना चाहिए। तो मैंने पूछा क्या ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैलिड स्ट्रक्चर्स हैं, वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं? बिल्कुल हैं। ठीक है, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 1, तो मेरे भाई इसमें भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही है ना, और क्या है? समझ आया नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो दोनों में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास है 1 एंड 1। ओके, नंबर Q, नंबर R। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल लिया गया है 1,3-ब्यूटाडाइन। मैंने एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है, इसका कैसे बनाया वो मत पूछिए, सब बताया जाएगा। अभी अगले पेज से लिटरली हम उस पे ही जा रहे हैं, अगले से अगले पेज पे। मैंने बस ये पूछा है क्या दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैलिड है या नहीं है, वो देखते हैं। देखिए, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैलिड नहीं है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ा देते हैं कि ये वैलिड है एरोस पुशिंग के द्वारा, जो आपने देखा होगा ना हाफ एरो, वो गलत है। दैट इज एक्चुअली रीअरेंजमेंट, दैट इज नॉट रेजोनेंस।
ठीक है, देखिए यहां पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 0, लेकिन यहां पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए ध्यान से, एक इधर है एक इधर है, तो यहां पे मेरे भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास सेम रहने चाहिए, इसलिए ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए इसको पॉज करके। लास्ट रूल जो हमारे पास है, फिर धनाधन क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो अभी तक आपको दिख ही रहा होगा, ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर must have the positions of the atoms to be fixed. Each resonance structure must have the positions of the atoms to be fixed. To be fixed. जैसे देखिए, देखिए ध्यान से और समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखा हमने, एटम्स की पोजीशंस फिक्स्ड है, CH2 मतलब CH2 यहां पे है, सिमिलरली CH मतलब CH, CH2 मतलब CH2। यहां पे देख लीजिए, एक और दिखा देता हूं, CH2 CH2 CH 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 CH2 CH2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो ढांचा मतलब जो स्केलेटन है मॉलिक्यूल का वो फिक्स्ड रहेगा हमेशा, स्केलेटन जो है वो फिक्स्ड रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्केलेटन फिक्स्ड है तो क्या मूव कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का जो स्केलेटन है वो फिक्स्ड है, लेकिन चेंज क्या होता है? वो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रैवल्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रैवल्स। जैसे कि आप देख भी सकते हो, अभी मैंने बनाना नहीं सिखाया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रही है, मतलब पाई पाई, लेकिन यहाँ पे पाई माइनस प्लस, लेकिन एटम्स की पोजीशंस फिक्स्ड है। ठीक है, एटम्स की पोजीशंस फिक्स्ड है। इसमें एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बस एक जो स्टैंडर्ड एग्जांपल हर कोई बताता है टॉटोमेरिज्म का। फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिया, मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ये लिया, एंड मैंने आपसे ये पूछा कि क्या ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, बिकॉज ढांचा चेंज हो गया है मॉलिक्यूल का। जैसे देखिए CH3 CH2, बस इतनी गड़बड़ हमें मिल गई, सेम यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए ये इनवैलिड हो जाएगा। तो रेजोनेंस के टाइम पे जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो फिक्स्ड रहना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, देख लीजिए इसको पॉज करके। ओके, अब यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट आ रहा होगा? वो कि भाई आप ये एरो ऐसी क्यों बना रहे हो? देख रहे हो ना एरो कैसे बनाई मैंने? यहाँ पे जो एरो है वो ये तो ऑब्वियसली डाउट आ रहा होगा कि ये एरो क्यों बनाई जा रही है, व्हाई नॉट इक्विलिब्रियम की एरो? अब इसके पीछे का भी लॉजिक है, सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जाम्पल एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है R1, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है R2। अगर मैं इक्विलिब्रियम की एरो बनाता हूं, इसका मतलब क्या है कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज दोनों की मेजरेबल कंसंट्रेशन या प्रेशर, टू बी वेरी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं हाई लेवल पे, तो एक्टिविटी डिफाइंड है। तो बेसिकली जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता अगर मेरे पास कंसंट्रेशन हो, तो वो तो ये होना चाहिए। लेकिन जब दोनों ही हाइपोथेटिकल है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोथेटिकल की कंसंट्रेशन ही नहीं है ना, तो 0/0। प्लीज अंडरस्टैंड, आप कुछ यहाँ पे महारत ही समझ रहे होंगे। 0/0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है मेरे भाई, वो टेंडिंग टू 0/0 होता है।
ठीक है, पढ़ते तो डिटेल में पढ़ा करो यार। 0/0 इंडिटर्मिनेट नहीं होता है, टेंडिंग टू 0/0 इंडिटर्मिनेट होता है। इससे आपको मतलब नहीं है, जो 11th क्लास वाले हैं, मैं 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल ही हमारे पास नॉट डिफाइंड हो गया, इसलिए हम लोग इक्विलिब्रियम का यूज नहीं करते हैं। समझ आ रहा है क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दोनों साइड एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना भाई साहब। जब दोनों साइड एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, फिर आप कैसे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ पाओगे? ठीक है, तो लिख लीजिए रेजोनेंस, लिख सकते हो इसके अंदर, रेजोनेंस इज नॉट रिप्रेजेंटेड, रेजोनेंस is not represented by the equilibrium, ये बना के, not represented by the equilibrium arrow, by the equilibrium arrow, but it is represented, but it is represented by a double headed, मतलब ये double headed एरो, मतलब इंटर कन्वर्टेबल नहीं है ना, बस वही दिखाने, रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। अब ऑब्वियस सी बात है, लोगों को डाउट आ रहा होगा कि भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर हमें लाइफ में बेंजीन कैसे दिखाई देता है, ये बाकी सब चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं। तो लिखिए रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक। रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन, hypothetical phenomenon, and in real life, and in real life, and in real life, the resonance hybrid exists, and in real life, the resonance hybrid exists, रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट। अब आपको थोड़ा नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड मतलब क्या होता है ना, हाइब्रिड मतलब सबको मिला के। तो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को जब हम मिलाएंगे तो एक कॉमन स्ट्रक्चर बनेगा जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब रेजोनेंस का हाइब्रिड और कुछ भी नहीं। अब ऑब्वियसली इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब हम धनाधन क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, थ्योरी यहाँ पे हमारी अभी के लिए कंप्लीट, ठीक है। आइए एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। नंबर टी, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर बेंजीन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें गॉड्स इक्वेशन, गॉड्स इक्वेशन, पूरा चैप्टर को हम समराइज कर सकते हैं इस इक्वेशन में। मेरे भाई जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई के बराबर है, वो लोन पेयर के बराबर है। अब बोलोगे ये कैसे हो जाएगा? वैसे आपको समझ आना चाहिए कि नेगेटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड लोन पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही पेयर, ठीक है। तो गॉड्स इक्वेशन यही है, गॉड्स इक्वेशन यही है। अब देखिए फोकस करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाइए, कि मैंने आपको दिया बना के, वैसे वहाँ पे हाइब्रिड बना के दिया होगा, लेकिन अब हम हाइब्रिड बनाना सीख रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे बना? बहुत ही सिंपल है ना, एटम्स वैटम्स सब फिक्स्ड बैठे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है, बस मैंने वो कर दिया। देखिए इधर से उठा के इसको इधर रखा, पाई इज इक्वल टू पाई, पाई इज इक्वल टू पाई, पाई इज इक्वल टू पाई, बस यही है। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर है, तो ये हमें समझ आ गया। लेकिन दोनों के दोनों क्या है? हाइपोथेटिकल है, इसका मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा? हाइब्रिड का मतलब क्या? दोनों कंबाइन किया मैंने, मतलब 2 क्या 5-6 भी कंबाइन किया एंड एक नया स्ट्रक्चर बनाया। तो देखिए दोनों में क्या चीज मुझे कॉमन दिखाई दे रही है, दोनों में क्या चीज मुझे कॉमन दिखाई दे रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो
आपको समझ आएगा। देखो क्या ये ढांचा कॉमन नहीं है क्या? देखो ढांचा मतलब स्केलेटन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो सिग्मा बॉन्ड्स बैठे हुए हैं CH वाले CC वाले, ये ढांचा इधर भी है, ये ढांचा इधर भी है, मतलब ये दोनों में सेम है ना मेरे भाई। तो दोनों में फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। देखिए यहां पे पाई है तो यहां पे भी है, मतलब अगले वाले पे, इधर है फिर अगले वाले पे भी है, इधर है फिर अगले वाले पे भी है। बेसिकली हर जगह पाई फैला हुआ है, हर जगह पाई फैला हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे बना दूंगा? बिगनर से गलती करते हैं नहीं, बिकॉज लॉजिकली समझो वो प्रॉपर पाई बॉन्ड नहीं है ना, यहां पे पाई है तो यहां पे नहीं है। अगर आप मैथमेटिकली भी समझना चाहो, लेट मी से ये ए बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए कितना है भाई साहब? यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, एवरेज निकाला जाता है जैसे आपको पता है इनऑर्गेनिक से, तो 1.5 मतलब 3/2। तो ना ही ये 1 है मतलब सिंगल बॉन्ड, ना ही ये 2 है मतलब डबल बॉन्ड, कहीं बीच का है 1.5। समझ आ रहा है? इसलिए ये स्ट्रक्चर हो जाएगा गलत, बिकॉज इसके हिसाब से आपने जो बॉन्ड ऑर्डर बनाया है वो 2 है। तो 1.5 कैसे दिखाया जाएगा? वो ऐसा दिखाया जाएगा, ट्रैवलिंग। देखो तभी आपने देखा भी होगा कि बुक्स में जो बेंजीन होता है ऐसा बनाया जाता है, तो दोनों सेम है। समझ आ रहा है क्यों ऐसा बनाया गया है? बिकॉज पाई बॉन्ड हर जगह है, तो हर जगह मैंने आपको दिखा दिया है। डॉटेड क्यों बनाया गया है? डॉटेड इसलिए बनाया गया है बिकॉज ना ही वो 1 है ना ही वो 2 है, कहीं बीच का है, तो कहीं बीच का दिखाने के लिए डॉट का यूज किया जाता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले बॉन्ड को बोल दिया बी, इसको बोल दिया बी, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा बी वाले का? तो वो हो जाएगा 1 + 2/2, तो वो भी है 3/2, 1.5। इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब है कि जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए A = B। तो अब जो थ्योरेटिकल डाटा है, आइए हमारे पहले पेज के ऊपर क्लास के, तो जो थ्योरेटिकल डाटा है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से अब मैच का। एक्सपेरिमेंटल क्या था कि A एंड B सेम होना चाहिए, लेकिन तब तक हमें रेजोनेंस नहीं आता था। फिर हमने रेजोनेंस सीखा और हमने ये देखा कि एक्चुअल में जो थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो मैच कर रहा है। आया समझ या नहीं आया? तो ये एक्चुअल एप्लीकेशन होता है रेजोनेंस का, कि थ्योरेटिकल एवं एक्सपेरिमेंटल मैच कर जाएं। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। अब आया मजा? अब आया समझ क्या क्या खेल हो रहा है रेजोनेंस में? इसलिए हाइपोथेटिकल वाले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल है फिर भी कितना बड़ा यूज है। नेक्स्ट नंबर यू आज के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है द वेरी पॉपुलर कार्बोनेट आयन। गॉड्स इक्वेशन यूज करते हैं। गॉड्स इक्वेशन क्या बोलती है कि लोन पेयर इज इक्वल टू पाई बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। तो देखिए नेगेटिव इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, कुछ भी नहीं बताइए, तो ये बन जाएगा सिंपल, राइट। एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? नेगेटिव इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, गॉड्स इक्वेशन। तो ये मेरे भाई आपके पास बन के आ जाएगा CO- डबल बॉन्ड O-। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर 3 है। कॉमन सेंस है कि रियल लाइफ में सबके सब तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे होंगे ना, वरना आप किसी एक को ऑब्जर्व करोगे वो सडनली दूसरा बन गया, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? फिर वहां पे खेल थोड़ी चल रहा है। इसका मतलब ये तीनों हाइपोथेटिकल है, तीनों को मिला के हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट कर रहा होगा। और वो क्या हो जाएगा? देखिए पहले ढांचा बनाओ, मुझे फिक्स्ड क्या क्या दिखाई दे रहा है?
मुझे सारे सिग्मा बॉन्ड्स फिक्स दिखाई दे रहे हैं। कॉमन सेंस में देखो, सी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सी सिग्मा सिग्मा, सी सिग्मा सिग्मा, सब फिक्स्ड है। तो यहाँ पे सी सिग्मा ओ सिग्मा ओ सिग्मा ओ हमारे पास फिक्स्ड है। क्या ये सभी को समझ आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अच्छा, पाई बॉन्ड कहाँ पे है मेरे भाई? यहाँ पे है, इधर भी है, इधर भी है, लिटरली हर जगह है पाई बॉन्ड। तो हर जगह कैसे बनाएंगे? इधर भी है, इधर भी है, हर जगह है, ये डॉट 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 करके। समझ आ रहा नहीं? तो पाई बॉन्ड हर जगह है, वो मैंने दिखा दिया। देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, दिखा दिया। और क्या बच रहा है? और चार्जेस भी है ना अब। ठीक है, चार्जेस, चार्जेस कैसे देखोगे आप? देखो, कॉमन सेंस है, मैथ्स की एवरेज निकाल रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। देखिए पहले इस वाले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो इस वाले ऑक्सीजन पे एक जगह है -1 -1 0, कितने स्ट्रक्चर में? 3 स्ट्रक्चर में। तो क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। समझ आ रही है? -2/3। सिमिलरली इसमें भी -2/3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? -1 0 -1, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब पूरे मॉलिक्यूल में नेट चार्ज -2 है, वही तो बनना चाहिए। -2/3 -2/3 -2/3 -6/3 कितना होता है मेरे भाई? -2। तो वो भी चीज़ मैंने आपको दिखा दी कैसे करना है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम एक्चुअली चार्जेस नहीं लिखते हैं, हम एक्चुअली लिखते हैं डेल्टा माइनस। तो अगर आप लिखना चाहो -2/3 तो वो भी सही है। लेकिन अगर आप लिखना चाहो इसको ऐसे करके भी, मतलब बुक्स में ऐसा ही लिखा जाता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रैवलिंग, कुछ लोगों को डाउट होगा नीचे ट्रैवलिंग क्यों नहीं दिखाई? वो ऑलरेडी ऊपर कवर्ड है। अगर आप नीचे दिखाना चाहो तो फिर ऊपर वाली मत दिखाओ, वही वाली बात है ना। तो डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। तो प्रोफेशनली हम डेल्टा माइनस का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली शोइंग द चार्जेस, बट दोनों सही हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ध्यान से देखिए मेरे भाई। आपको पता है रेजोनेंस कोचिंग के बारे में? रेजोनेंस कोचिंग, रेजोनेंस कोचिंग का लोगो क्या है? देखा या नहीं देखा रेजोनेंस कोचिंग का लोगो? देखिए ये जो मैंने किया आपके सामने, ये क्या है? ये रेजोनेंस कोचिंग का ही तो लोगो है ना मेरे भाई। तो वो रेजोनेंस कोचिंग सिर्फ ऐसे ही रेजोनेंस नहीं है, वो एक्चुअली डिराइव्ड है कार्बोनेट आयन से। ठीक है, और आप बोले सिर्फ कार्बोनेट से क्यों डिराइव्ड है, बेंजीन से क्यों नहीं? बिकॉज पूरी दुनिया का जो पहला कंपाउंड था जहां पे रेजोनेंस देखा गया था वो एक्चुअली हमारे पास है कार्बोनेट। क्या है मेरे भाई? कार्बोनेट। आपने कोचिंग का लोगो देखा होगा ना, बस वही मैंने आपको दिखा। ठीक है, उस प्रकार से डिराइव्ड। देखो सामने सामने चीजें होती है, लेकिन आधे लोगों को पता नहीं होता कि चल क्या। बहुत सिंपल। समझ आया नहीं आया क्या चल रहा है? ठीक है, पॉज करके लिख लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर वी के ऊपर। नंबर वी, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉल। अच्छा एक और चीज, चलो पहले होमवर्क आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाई, कर लेना। मैंने पूछा है कि इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, बनाइए भाई, ट्राई करिए। बहुत सिंपल है ये। देखिए एक तरीका क्या है, वही मेहनत करने वाला, वो एक एक आखिरी बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो देखिए, इधर से इधर, इधर से इधर, तो क्या बन जाएगा? देखिए कुछ भी नहीं है, माइनस इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, ये बन जाएगा। सिमिलरली माइनस इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, यहां से ये बन जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? माइनस इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, गॉड्स इक्वेशन। एंड एक और पॉसिबिलिटी है, दैट इज माइनस इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव।
अगर आप एक और बार करवाते हो करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से इधर इधर से इधर, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, इधर ही पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, एंड फिर 1 सेकेंड हम 1 के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ मिस हो गई आपको बताना, वैसे आप समझ ही गए होंगे। जो मैंने आपको पेज नंबर 1 पे बताया था ना कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आ रही थी, नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉन्ड ऑर्डर ढूंढो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए ढूंढ लेते हैं अपन, ए, तो क्या बनेगा 2 प्लस यहाँ पे है 1 प्लस यहाँ पे कितना है 1, तो 4/3। सिमिलरली आप बी का ढूंढोगे, सी का ढूंढोगे, तो उन सभी का 4/3 होने वाला है। क्या समझ आया आपको यहाँ से कि जो पेज नंबर 1 पे आपको बताया गया था वही चीज अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता तो फिर आपको बॉन्ड पैरामीटर सही नहीं बनते, लेकिन सिंस अब आपको रेजोनेंस आता है तो आप सारे बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये है एक्चुअल इंपॉर्टेंस रेजोनेंस होने का, ठीक है। थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच करता है, ये बन गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की, बिकॉज रियल लाइफ में 5 स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे होंगे, तो पहले ढांचा बनाओ। ढांचा क्या है सिग्मा बॉन्ड्स का, तो वो ये ढांचा फिक्स्ड है, ठीक है। हर चीज के ऊपर पाई बॉन्ड भी है, नेगेटिव भी है। पहले पाई बॉन्ड देख लेते हैं, इधर है, ओके, इधर भी है, सेकंड वाले के ऊपर, थर्ड वाले के ऊपर भी है, फोर्थ वाले के ऊपर भी है, फिफ्थ वाले के ऊपर भी है, तो हर जगह है, तो हर जगह के लिए दिखा दिया। अब अगर आपको पता है मैथ्स, तो आपको पता है चार्ज आने वाला है -1/5, ठीक है। मैंने वही बोला प्रोफेशनली हम लोग डेल्टा माइनस का यूज करते हैं, अब -1/5 भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात। तो रियल लाइफ में सिर्फ ये रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट कर रहा होगा, बाकी सब के सब हाइपोथेटिकल बन के आ जाएंगे, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, बिकॉज देखो ये तो हो गया कि आप पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, एक स्टेप नंबर W, बिकॉज एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन करना तो हमारा मिशन नहीं है, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये बेंजीन साइक्लोपेंटेन विद माइनस, ट्राई करिए इसको, ठीक है, पॉज करके। अब देखिए एक तरीका क्या हो गया, जैसा हमने पिछले केस में किया ना पूरा का पूरा, उससे पहले जो किया पूरा का पूरा। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, गॉड्स इक्वेशन यूज करते हैं, और कॉन्जुगेशन का मतलब ही है ऑल्टरनेट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस कहाँ जाएगा, फिर एक छोड़ के अगला इधर जाएगा, कॉन्जुगेशन में है ना। वरना अगर आप बनाना चाहो तो बना के भी देख सकते हो भाई, किसी को डाउट है, देखो ना ये तो बनेगा। फिर कॉन्जुगेशन का मतलब ही है ऑल्टरनेट, तो एक छोड़ के अगला इधर जाएगा, एक छोड़ के अगला इधर जाएगा, फिर एक छोड़ के अगला इधर वापस आएगा, तो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने बन जाएंगे 5। अब कुछ लोगों को डाउट आ सकता है, ऑब्वियसली इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे रट चुके हैं कि कहाँ पे क्या डाउट आएगा। ये डाउट आ रहा होगा भाई दोनों माइनस सेम हो गए, तो अरे मेरे भाई सेम नहीं है, बना के देखो एक बार। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो बना के देखो एक बार पूरा, आपको दिखेगा कि जब वाइट वाला माइनस होगा तब बेंजीन ऐसा बन रहा होगा, जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है ना, बेंजीन इधर ये है, इधर ये है, तो यहाँ पे टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आ जाएंगे 5। तो ऐसे दिमाग से खेलना सीखो, ठीक है, जितना दिमाग यूज करोगे उतना आगे बढ़ोगे। ओके, हाइब्रिड बना लेना पॉज करके। नेक्स्ट नंबर 2VWX पे आइए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना। देखो एज अ होमवर्क आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा ट्राई करके आ जाओ, तो जो 5 स्ट्रक्चर बने चाहिए 5 बना लो अगर आपको डाउट है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिमाग बिल्ड हो, एंड स्पून फीडिंग से कभी दिमाग बिल्ड नहीं होता है, तो खुद सोचोगे तभी आगे बढ़ो। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, आइए और देखिए, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैच करिए मेरे साथ। देखो एक तरीका क्या हो गया भाई साहब कि पूरा का पूरा आपने सॉल्व किया और आप एक रिजल्ट पे आए। दूसरा तरीका क्या हो गया,
थोड़ा दिमाग लगा के खेलते हैं, तो नहीं टाइम बचाना है। तो देखिए, एक छोड़ के अगला इधर आएगा। समझ आ रहा है कैसे हुआ ये? बना के देखना चाहो तो ऐसे बन जाएगा, और क्या कुछ। जब भी जंक्शन आए वहां पे पॉज लीजिए। जब भी जंक्शन, जंक्शन बोलने का मतलब क्या है? जंक्शन बोलने का मतलब है, देखिए ना, अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो लेफ्ट चले जाए या तो वो राइट चला जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको अभी के लिए लेफ्ट लेके जाता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर से लेफ्ट वाले को दिखा देते हैं। इधर जाएगा एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला इधर जाएगा, एक छोड़ के अगला इधर वापस आए। वंस अगेन किसी को डाउट है कि व्हाइट एंड ब्लू सेम है, बना के देख लेना, बेंजीन अलग बन जाएगा। समझ आ रहा है कैसे किया गया? सिमिलरली जब हमने पॉज लिया तो हमने देखा कि भाई एक और तो पॉसिबल सिनारियो है ना, और वो सिनारियो क्या है? जब वो राइट हैंड साइड चला जाए इस जंक्शन पे, ये एक रेड बन जाएगा। तो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने बन जाएंगे? 3 + 3। एक बार मैं आपको बना के दिखा भी देता हूं, बिकॉज इसमें पहली बार जंक्शन आई है, देखना और समझना मैं क्या बोलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा जो मैंने ये बनाया ब्लू एरो वाला? वो आपके पास ये बन जाएगा माइनस। तो सभी को समझ आ रहा है ना? तो ऑब्वियसली जब आप जंक्शन पे पॉज लोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल रास्ते हैं, लेफ्ट जाए या तो राइट जाए। तो फॉर एग्जांपल एक बार मैं उसको लेफ्ट लेके जाता हूँ, फिर राइट भी लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लेफ्ट लेके गए तो क्या बन जाएगा? देखिए, इधर से इधर, इधर से इधर, नेगेटिव इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, गॉड्स इक्वेशन। फिर रेजोनेंस करवाइए, इधर से इधर, इधर से इधर, गॉड्स इक्वेशन, नेगेटिव इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव। समझ आ रहा है सभी को? एंड एक और बार करवाइए, इधर से इधर, फिर देखिए, बस। तो समझ आया नहीं है? जिन लोगों को डाउट भी आ रहा हो कि भाई ये व्हाइट एंड ब्लू तो सेम होने चाहिए, सेम नहीं है। ये देखिए, ये बनता व्हाइट वाला, ये बन जाता ब्लू वाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या होगा, मतलब इस तरफ, तो वो भी दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है? तब एक ही बनेगा ना। समझ आ रहा है? गॉड्स इक्वेशन, नेगेटिव इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव। तो डबल बॉन्ड माइनस फाइव फाइव। तो आप लोग देख सकते हो कैसे बन जाएगा। ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, टोटल बन के आ जाएंगे 6। थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चार्जेस देख के भी हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा पीएनसी लगा के लिख लीजिए, पॉज करके इसको भाई साहब। ठीक है, अब हम दिमाग वाले पे खेलेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो हमसे पढ़े उनका दिमाग बिल्ड हो। आइए, नंबर वाई, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग भी सकता है, लेकिन बाद में जाके चीज़ें आसान कर देगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। जंक्शन पे पॉज लीजिए बस। तो फॉर एग्जाम्पल हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया है, ट्राई करना है इसको। मैं 2 क्वेश्चन साथ में लिख रहा हूँ, आपको बेसिकली पॉज करना है। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा जानबूझ के, ताकि आप लोग खुद दिमाग लगाओ क्या होने वाला। ओके, पॉज करके दोनों ट्राई करिए जब मैं क्वेश्चन लिख दूँ। अच्छा, शीट्स कर लेना डेफिनेटली, तभी फायदा होगा लेक्चर का। एंड एमएससी से भी किया जाएगा आपको अगले से अगले लेक्चर में। ओके, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। आइए अब मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर वाले के बारे में बात करता हूँ, वाई के बारे में। ठीक है, देखो समझो, दिमाग लगा के, इधर से इधर गया, इधर से इधर आएगा। ठीक है, अब मैं चार्जेस पे ही खेलूंगा, देखिए ध्यान से समझिए। तो ये नेगेटिव एक छोड़ के अगला इधर गया जंक्शन पे, लेकिन क्या ये जंक्शन एक सिग्निफिकेंट जंक्शन है या नहीं है?
ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों भाई? बिकॉज राइट हैंड साइड तो रेजोनेंस ही नहीं है ना। ऐसी जंक्शन का क्या फायदा जहां पे ट्रेन जा ही ना पाए उस साइड पे। एक ही साइड ट्रेन जा सकती है तो और आसान हो गया, इधर से इधर, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला। समझ रहे क्या चल रहा है? एक छोड़ के अगला एंड एक छोड़। तो टोटल resonance structures will be equal to 4 plus 3 which is equal to 7. very 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 easy. दूसरा तरीका क्या है? ऑब्वियसली कि पूरा का पूरा बनाओ, तो पूरा का पूरा आप एज अ होमवर्क बना सकते हैं इस क्वेश्चन से अब। ठीक है, अच्छा नंबर जेड को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर जेड में वो ऑलरेडी जंक्शन पे है। जंक्शन बोलने का मतलब क्या है कि वो लेफ्ट भी जा सकता है राइट भी जा सकता है, मतलब दो तरीके से वो घूम सकता है। तो यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले मैं उसको लेफ्ट लेके जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी लेके चले जाएंगे बाद में, पहले लेफ्ट ले जाते हैं। ये दोनों का मिक्स क्यों करना है? अगर मैं उसको लेफ्ट लेके जाता हूँ, बनाइए, एक छोड़ के अगला इधर जाएगा, फिर एक छोड़ के अगला, ऑल्टरनेट है ना, अगला ऑल्टरनेट पोजीशंस, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला। तो जब मैं ब्लू वाली की साइड लेके गया तो मेरे पास ये बन जाएंगे। तो अभी तक कितने बने? अभी तक हमारे पास बन गए 2 4, 4 प्लस 3, अभी तक पूरा नहीं हुआ, 7 बन के आ जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम लोग इसको ले जाएं राइट हैंड साइड, अगर हम इसी को ले जाएं राइट हैंड साइड तो क्या बन जाएगा? तो हमारे पास बन के आ जाएगा ये, ठीक है। और साथ में एक और भी बनेगा ना, यही लोग मिस कर हैं, and तभी मुझे मज़ा भी आता है कुछ। क्या आप लोग सोच सकते हो कि कौन सा मिस किया होगा? देखो 7+1 तो आप समझ गए, 7 कैसे आ गए इस तरफ लेके जाके, वो तो आप समझ गए। 1 कैसे आया इस तरफ लेके जाके, ये जो एक्स्ट्रा 1 है वो कहाँ से आया होगा? बेंजीन। बेंजीन का भी तो आएगा ना मेरे भाई। जब बेंजीन एक तरह से फिक्स्ड है और आप इसको उस तरफ लेके गए तो आपने ये तो गिन लिया, लेकिन तब बेंजीन भी तो रेजोनेंस कर सकता है ना अपना इंटरनली। ठीक है, मतलब वो बेसिकली ये बन गया, अभी ऐसा बेंजीन, अभी ये बन गया, वो भी आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ आया नहीं है? इसलिए यहाँ पे 9 बन जाएंगे। अगर वन सेकेंड वही वाली बात है, अगर आपको डाउट है तो डाउट इसमें कैसे क्लियर होगा? पूरा बना के, तो पूरा बना के देख लो ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो डाउट आएगा नहीं आपको, राइट हैंड साइड वाले में डाउट आ रहा होगा, बना के देख लो। इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, एक बार ये बेंजीन था तो वो मैंने गिन लिया इस नीचे वाली एरो से, लेकिन दूसरी बार ये बेंजीन हो जाएगा, तब मैंने इस वाली एरो से गिन लिया। तभी बोल रहा हूँ ये मेंटल एबिलिटी है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं काम करेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं काम करेगा। अच्छा, अभी हम चार्जेस पे खेलते हैं। चलो अभी तक चार्जेस पे ही चलते हैं, अभी थोड़ा सा लोन पेयर भी देख लेते हैं, ताकि ये डाउट ना है कि लोन पेयर में कैसे होगा। कुछ भी नहीं है, लोन पेयर भी तो दिमाग में नेगेटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया एनिलीन। अच्छा, अगर आपने पिछला पेज नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लें। ओके, एनिलीन, वही गॉड्स रूल, लोन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू, समझ आया या नहीं आया? जब ये लोन पेयर देगा तो मैं इससे चार्ज लेके गया, जब मैं इसे लेके जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखाने के लिए प्लस का यूज होगा, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद आप कर ही सकते हो ना। अब तो क्या बन जाएगा देखिए, नेगेटिव इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, वही जीओसी का जीओडी रूल, गॉड्स रूल, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, डबल बॉन्ड प्लस, सॉरी माइनस, इधर से इधर गया, इधर से इधर, सेम गॉड्स रूल आपके पास यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा?
घुमा फिरा के वही सेम चीजें अलग अलग मॉलिक्यूल पे हम कर रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने बन जाएंगे। अभी स्टेबिलिटी मत सोचना कौन स्टेबल है कौन नहीं है, अभी बस हम स्ट्रक्चर्स देख। टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इक्वल टू 5। टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें आप एज अ होमवर्क कर लेना। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मत लिखना, ये बस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। NCERT लेवल है ये होमवर्क, मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका आंसर लिखना। Z2 एंड Z3 आपके पास होमवर्क है। Z3 को ध्यान से करना। वैसे मैं इसको डिस्कस करूंगा ही, कहाँ पे डिस्कस करूंगा, मीजोमेरिक रेजोनेंस के टाइम पे। तो इसको लिख लीजिए, फिर अगले पेज के ऊपर चलते हैं, करते हैं और अच्छे। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, Z4 पे आइए आज के। ध्यान से देखिए, अभी तक हमने लिया है हर बार, दैट इज ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन। अब ऑब्वियसली इसमें लोगों को डाउट होगा कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस फॉर्मेट, देखो पूरा का पूरा रेजोनेंस क्या है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो ट्रेस करिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पे, पाई बॉन्ड। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं ना आप, इसका p ऑर्बिटल है, फैंसी कर देते हैं, H2H, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पैरेलल ओवरलैप होता है ना, उस तरह पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की मूवमेंट हमारे पास बन के आ जाएगी रेजोनेंस। तो देखिए ध्यान से कैसे मूवमेंट होगा, इधर से इधर बॉन्ड उठा के मैंने रखा, इधर से इधर इसके ऊपर कार्बन के। तो क्या बनेगा जब मैंने ऐसा किया, तो बनेगा क्या देखिए, तो बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव वंस अगेन, तो क्या बन जाएगा CH2 माइनस, इधर बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, एंड इससे हम लेके गए, इससे हम लेके गए, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, 10 रुपए थे, ले गया मैं 7 रुपए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया ना। और वैसे समझ नहीं आते तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी देख सकते हो, अगर माइनस है तो प्लस होना चाहिए। ओके, तो एक पॉसिबल सिनेरियो ये है। क्या वैलिड स्ट्रक्चर्स है, सब वैलिड है, देख सकते हो आप, नंबर 1 रूल फॉलो कर रहा है, वैलिड IOC स्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सब मैच कर रहा है, सब फिक्स्ड है। अच्छा इधर देख लेते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही होती, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। समझ आया नहीं आया, कितना सिंपल। तो यहां पे आपके पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आ जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें ध्यान से देख लीजिए, ये कुछ लोगों को डाउट रहता है, जो मैंने पहले भी क्लियर किया, उनको लगता है कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है, जो थर्ड स्ट्रक्चर है, वो तो सेम है, सेम नहीं है। वंस अगेन अगर कभी भी डाउट आए तो ABCD लिख लो, एंड फिर आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि AA दोनों में अलग है, DD दोनों में अलग है। चलो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लेते हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बन जाएगा, पहले स्केलेटन बनाइए, तो स्केलेटन क्या होगा, फिक्स्ड। देखिए ध्यान से, CH2 फिक्स्ड, सिग्मा सिग्मा, अब इसमें मूव क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, पाई बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड यहां भी है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में यहां पे है,
मतलब तीनों जगह है। तो पाई बॉन्ड मेरे भाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब जो लोग फंसते हैं वो कहाँ पे फंसते हैं? वो फंसते हैं भाई साहब चार्जेस में। चार्जेस जीरो ही होंगे, चार्जेस जीरो ही होंगे। देखिए कैसे, माइनस एवं प्लस, तो जीरो, इधर तो जीरो ही है बिकॉज जीरो 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 जीरो, प्लस माइनस जीरो, तो यही हाइब्रिड बनेगा। गलती से भी चार्जेस मत बना देना, तो चार्जेस बैलेंस हो जा रहे हैं प्लस माइनस करके। समझ रहे? बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? एक काम करिए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा अगर मैं इस वाली बॉन्ड लेंथ को ए मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ, सी। तो आपको कमेंट सेक्शन में ए बी सी का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताना है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर नहीं, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताना है। ठीक है, आखिरी दो क्वेश्चंस करवाते हैं, लिख लीजिए पहले इसको, अभी के लिए जो आखिरी दो रहेंगे। ओके, Z5 पे आइए। Z5, अभी तक आपने सिर्फ देखे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक ही सिंगल मॉलिक्यूल हो। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्ट ले लूँ तब और मजे हो सकते हैं। देखिए मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिया है, एक सॉल्ट ले रहा हूं मैं, जहाँ पे कटायन ये है एंड अनायन नाइट्रो है। समझ आ रहा है कैसे ये आपके पास सॉल्ट हुआ? प्लस माइनस सॉल्ट, जैसे NaCl और कुछ भी नहीं। तो पॉज करके सोचिए, क्वेश्चन सेम है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द क्वेश्चन, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब सोचते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? यहाँ पे बन जाएंगे, देखो ना, बस इतना ही बनेगा ना। इसने इसको दिया, बॉन्ड इधर गया, प्लस इधर आया बिकॉज इससे लेके गया मैं। तो पहले वाले में तो दो बन जाएंगे, दूसरा वाला कार्बोनेट का ही भाई है ना, तो सबको समझ आ रहा है ना, कार्बोनेट का भाई है लिटरली। यहाँ पे आपके पास बन जाएंगे तीन, यहाँ पे बन जाएंगे दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। गलत। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आ जाएंगे। अगर आपने पीएनसी पढ़ा तो आपको पता ही होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पीएनसी नहीं भी पढ़ा है तो दिमाग तो है ना। इसके मैं दो स्ट्रक्चर मान लेता हूँ, ए एंड बी, इसमें बन रहे हैं CDE, मान लेते हैं 3 स्ट्रक्चर। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक बार ए वाला कटायन सी वाला अनायन, ए वाला कटायन डी वाला अनायन, ए वाला कटायन ई वाला अनायन। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बी वाला कटायन सी वाला अनायन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बी डी बी, बस यही है। समझ आया या नहीं आया? लिख लीजिए इसको, Z5 को। आखिरी क्वेश्चन Z6 लेक्चर का। अच्छा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई, मेहनत तो आप देख ही रहे हो। सेम क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बोनेट, इसका आंसर भी आपको कमेंट्स में बताना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। माइनस एंड यहाँ पे है, सेम क्वेश्चन है। ये भी एक आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आपको समझ आ ही रहा होगा, ये भी हमारे पास एक अनायनिक, मतलब सॉरी सॉल्ट मॉलिक्यूल है, -3 टोटल। यहाँ पे आपके पास है प्लस,
ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास प्लस कर देते हैं इसको। ठीक है, अब सही है ना, अब न्यूट्रल आपके पास एक सॉल्ट बन के आ जाएगा ये। थोड़ा सा कैमरा को साइड कर दें तक, हाँ ठीक है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल है। कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या बनना चाहिए। वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा, शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं कल हम रेजोनेंस पार्ट 2 के अंदर।